राम राम साथियों। स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी की बात करें और प्रश्नोत्तरी में भी बात कर रहे हैं कला संस्कृति की। आज हम कला संस्कृति की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि छेड़ा फाड़ना प्रथा संबंधित है, कि जो छेड़ा फाड़ना प्रथा संबंधित है। चार ऑप्शन भी आपके सामने हैं कि जो छेड़ा फाड़ना है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है। तो गरासिया, सहरिया, कंजर या भील। ये एक छेड़ा फाड़ना तलाक देने की प्रथा है। तलाक देना या तलाक देने की प्रथा है छेड़ा फाड़ना। और कौन सी जाति में प्रचलित है? तो ये भील जाति में प्रचलित है। कौन सी जाति में प्रचलित है? भील जाति में प्रचलित है छेड़ा फाड़ना प्रथा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस समाज सुधारक का संबंध सती प्रथा से था? निम्न में से किस समाज सुधारक का संबंध सती प्रथा से था? चार ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं। कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करें एक बार आप। गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण परमहंस। ये आपके ऑप्शन है। देखो, सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा, सती प्रथा सर्वाधिक राजपूत जाति में प्रचलित थी। सती प्रथा सर्वाधिक राजपूत जाति में प्रचलित थी। सती प्रथा सर्वाधिक कौन सी जाति में प्रचलित है? राजपूत जाति में प्रचलित है। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण, भारत की बात करें कि भारत में सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण मिला तो एर्ण अभिलेख से मिला। कौन से अभिलेख से मिला? एर्ण अभिलेख से। एर्ण अभिलेख से मिला। राजस्थान में हमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? राजस्थान में। तो गोसुंडी शिलालेख से। गोसुंडी नहीं, घटियाला से, घटियाला, सॉरी, घटियाला अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी बूंदी रियासत ने कोशिश की। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने की कोशिश किस रियासत ने की? बूंदी रियासत ने। और बूंदी रियासत ने कब की? तो कब ये की? 1822 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1822 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया बूंदी रियासत ने। और बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। कौन था? विष्णु सिंह। इस विष्णु सिंह ने सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या हुआ? सती प्रथा निवारण अधिनियम। सती प्रथा निवारण अधिनियम। सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित होता है और यह अधिनियम पारित हुआ 1829 ईस्वी में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सती प्रथा निवारण अधिनियम के बाद सर्वप्रथम रोक, सती प्रथा निवारण अधिनियम के बाद सर्वप्रथम रोक
सती प्रथा निवारण अधिनियम के बाद सर्वप्रथम रोक लगाई अलवर रियासत ने। कौन सी रियासत ने लगाई? अलवर रियासत ने ये रोक लगाई थी। और अलवर रियासत ने ये रोक लगाई 1830 ईस्वी में। कब लगाई? 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चेतावनी या चुंगटिया के रचयिता कौन है? चेतावनी चुंगटिया कविता थी। इस कविता में कुल 13 सोरठे लिखे गए थे। 13 सोरठे लिखे गए थे। और यह कविता मेवाड़ का शासक था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को भेंट की गई थी 1913 ईस्वी में। महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहा था और इसी समय केसरी सिंह बारठ ने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? चेतावनी या चुंगटिया ग्रंथ है। और यह ग्रंथ महाराणा फतेह सिंह को दिया था। यह ग्रंथ पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जागा और दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए नहीं गया था। बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? बेली किशन रुक्मणी की बात करें तो दुर्सा हड्डा ने बेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद कहा और 19वां पुराण बताया है बेली किशन रुक्मणी को। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा गया गागरोन दुर्ग में। कहां लिखा गया था? ज्यादातर भाग इसका गागनोर दुर्ग में लिखा गया था। और किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। दाहनवन दुर्ग किसे कहा जाता है? कि वो कौन सा दुर्ग दाहनवन दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है? जंगल में निर्मित दुर्ग। जंगल में निर्मित दुर्ग होते हैं वो वन दुर्ग की श्रेणी में शामिल होते हैं। वन दुर्ग की श्रेणी में शामिल होते हैं। जल में निर्मित दुर्ग वो जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल होते हैं। जल दुर्ग की श्रेणी में और जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल होते हैं। इसी जल दुर्ग श्रेणी को औदक श्रेणी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? औदक श्रेणी भी कहा जाता है। गिरि दुर्ग किसे कहा जाता है? गिरि दुर्ग जो दुर्ग पर्वतों पर स्थित हो, पर्वतों या पहाड़ों या पहाड़ी पर स्थित हो, वो किस में शामिल होते हैं? गिरि दुर्ग में शामिल होते हैं। और बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? दाहनवन श्रेणी में कौन से दुर्ग शामिल होते हैं? मरुभूमि में निर्मित वह दुर्ग जिसके चारों ओर दूर दूर तक रेतीला मरुस्थल हो, वो दुर्ग दाहनवन दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो सोनारगढ़ का दुर्ग। सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में है। वो दुर्ग सबसे बेस्ट उदाहरण है दाहनवन श्रेणी का। महाराणा प्रताप संग्रहालय कहाँ स्थित है? कि महाराणा प्रताप संग्रहालय कुंभलगढ़ तो हमारे राजस्थान में एक दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की सही लोकेशन है सादड़ी गांव में है। कहाँ है? सादड़ी गांव में। और सादड़ी गांव तो है राजसमंद में। राजस्थान में कुल 3 सादड़ी हैं। एक सादड़ी छोटी भी है, एक सादड़ी बड़ी है और एक सादड़ी है। हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी को। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो राजसमंद जिले में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। राजसमंद में अचलगढ़ दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें, अचलगढ़ भी दुर्ग है राजस्थान में। अचलगढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग सिरोही में स्थित है। ये दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है अचलगढ़ दुर्ग। और इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया
तो महाराणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। गोगुंदा स्थान है और इस गोगुंदा स्थान पर महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ और यह हुआ 28 फरवरी 1572 को। और क्वेश्चन क्या है कि महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी स्थान पर महाराणा प्रताप संग्रहालय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राय का बाग पैलेस किसने बनवाया था? कि जो राय का बाग पैलेस है ये पहले तो है कहां? ये मंडोर जोधपुर में है। राय का बाग पैलेस कहां है? मंडोर जोधपुर में स्थित है राय का बाग पैलेस। चलो, इस पैलेस का निर्माण किसने करवाया? निर्माण तो इस पैलेस का निर्माण होता है, जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था और वो जसवंत सिंह था प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम था और जसवंत सिंह प्रथम की एक रानी थी। जसवंत सिंह प्रथम की रानी और उसका नाम था हाड़ी। रानी हाड़ी ने 1663 ईस्वी में इस राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। इसी राय का बाग पैलेस में 1883 ईस्वी में एक समाज सुधारक हुआ, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने राय का बाग में बैठकर उपदेश दिए थे। उपदेश दिया था। और प्रश्न है कि राय का बाग पैलेस किसने बनवाया? तो रानी हाड़ी जी ने बनवाया था। रानी कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राणा सांगा की पत्नी थी। रानी पद्मिनी थी महाराणा रतन सिंह की। महाराणा रतन सिंह की क्या थी? पत्नी थी। अगले क्वेश्चन पे बात करें, हस्तकला संबंधी राजस्थली कहां है? हस्तकला किस श्रेणी का उद्योग है? हस्तकला कौन सी उद्योग की श्रेणी में शामिल है? तो लघु उद्योग की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में शामिल है? लघु उद्योग श्रेणी में। लघु उद्योग श्रेणी में शामिल है। लघु उद्योग को बढ़ावा कौन देता है? राजसिको। लघु उद्योग को बढ़ावा कौन देता है? राजसिको लघु उद्योग को बढ़ावा देता है। और राजसिको की स्थापना हुई 3 जून 1961 में। कब हुई? 3 जून 1961 में राजसिको की स्थापना हुई। राजसिको का मुख्यालय कहां स्थापित हुआ? जयपुर में स्थापित हुआ। जयपुर में स्थापित हुआ। हस्तकला की तीर्थ नगरी। हस्तकला की तीर्थ नगरी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है हस्तकला की तीर्थ नगरी? जयपुर को। हस्तकला की आत्मा। हस्तकला की आत्मा। हस्तकला की आत्मा कहा किसे जाता है? तो
मीनाकारी को। हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? मीनाकारी को कहा जाता है। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय, राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय किस हस्तकला से होती है? सर्वाधिक आय, सर्वाधिक आय होती है तो मीनाकारी, मीनाकारी से। और मीनाकारी कौन सी कला होती है? आभूषण कला। कौन सी कला होती है? आभूषण कला। मीना हस्तकला का प्रमुख केंद्र है, हस्तकला का प्रमुख केंद्र है बोरनाड़ा या बोरनाडा, जोधपुर में। और हस्तकला संबंधित राजस्थली कहाँ है? अर्थात राजस्थान सरकार ने क्या किया? हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थली की स्थापना की गई कि हाथ से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी एक ही छत के नीचे प्राप्त हों, वो सभी एक ही छत के नीचे मिलेंगे और वो मिलेंगे सांगानेरी गेट, जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या है? जयपुर। सही आंसर क्या है इसका? जयपुर। किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी हुई? तो ऑप्शन क्या है? सही आंसर क्या है? देव नारायण जी। देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी हुई 2 सितंबर 1992 ईस्वी में। 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई, 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। 2 रुपए की क्या जारी हुई? डाक टिकट जारी होती है देवनारायण जी पर। बात करें एक बार इस देवनारायण जी की, तो सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। वह सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है, वह सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। इस फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देव नारायण जी राणा सांगा के आराध्य देवता थे, आराध्य देवता। देवनारायण जी गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति के कुल देवता थे। देवनारायण जी को छाछ व दलिया का भोग लगता है, का भोग लगता है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था, लीलागर था। तो किस लोक देवता के ऊपर डाक टिकट जारी हुई? देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी होती है। औरण का देवता किसे कहा जाता है? औरण के देवता की बात करें तो औरण के देवता किसे कहा जाता है? तलीनाथ जी को या मल्लीनाथ जी, देव बाबा, हरिराम जी? बताओ इसका आंसर पहले आप। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है? तलीनाथ जी। तलीनाथ जी का मंदिर कहां बना हुआ है? सांचौर, साथू गांव है, सुथु या साथू गांव, सूथ गांव भी बोला जाता है, सूथ गांव। ये गांव है सांचौर।
और सांचौर है जालौर जिले में। जालौर में कहाँ स्थित है? जालौर में है। यहां इसका मंदिर बना हुआ है। इसे प्राकृतिक प्रेमी देवता या प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी, वह पर्यावरण का देवता भी कहा जाता है। वह पर्यावरण का देवता भी कहा जाता है। तल्लीनाथ का मूलतः संबंध था मारवाड़ से, और मारवाड़ रियासत का भी एक ठिकाना था शेरगढ़। इसका संबंध था शेरगढ़ ठिकाने से। तो ओरण होती क्या है? जैसे ये एक मंदिर बना हुआ है, ये क्या है? मंदिर है। ये बीच में तल्लीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। अब इसके चारों ओर क्या है? जंगल है। चारों ओर क्या है? इसके जंगल ही जंगल है, पेड़ पौधे, पर्यावरण ही पर्यावरण है। उसे क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है एक तरफ से। और मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी का मेला कहां लगता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के मेले का आयोजन होता है। देव बाबा का मेला नंगला भरतपुर में आयोजित होता है। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? तल्लीनाथ है इसका सही राइट आंसर होगा। बरसात के लोक देवता किसे कहा जाता है? इसे बरसात का लोक देवता कहा जाता है। बरसात के लोक देवता का मंदिर सयोल दड़ा गांव सीकर में है। बरसात के देवता को भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? मामा देव जी। सही आंसर क्या है इसका? मामा देव जी। मामा देव जी के मेले की बात करें, किसका मेला कब आयोजित होता है? तो रामनवमी के दिन। कब आयोजित होता है? रामनवमी के दिन मामा देव जी के मेले का आयोजन होता है। इसके मंदिर में तोरण की पूजा होती है। इसके मंदिर में किसकी पूजा होती है? तोरण की पूजा होती है। इसके मंदिर में किसकी पूजा होती है? लकड़ी का जो तोरण होता है, जब हम विवाह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं, वही तोरण है ये। और इस तोरण की क्या होती है? पूजा होती है। मामा देव जी की आराधना में दहाड़ नृत्य किया जाता है। मामा देव जी की आराधना में क्या किया जाता है? दहाड़ नृत्य किया जाता है। एक है मामदेव कुंड, मामदेव कुंड, और एक है मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। दोनों अलग अलग जगह हैं और एक मामादेव जी का मंदिर है। मामदेव कुंड तो कहां है? सिवाना दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? सिवाना दुर्ग में। और मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ दुर्ग में।
कुंभलगढ़ दुर्ग में। बीगाजी का मेला कहां आयोजित होता है? बीकानेर में। और देव मामा का मेला कहां आयोजित होता है? भरतपुर में। आलम जी के मेले का आयोजन कहां होता है? तो आलम जी के मेले का आयोजन होता है धोरी मन्ना बाड़मेर। आलम रक्षक देवता किसे कहा जाता है? तो इसको आलम जी को कहा जाता है। आलम जी का मंदिर दोहरी मन्ना बाड़मेर में स्थित है। रामदेव जी का मंदिर रोणेचा जैसलमेर में स्थित है। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में स्थित है। पाबू जी का मेला कोल्लू मंडे फलोदी जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? कि भारत पर नादिर शाह आक्रमण करेगा, यह भविष्यवाणी किस संत ने की थी? तो कौन से संत ने की थी? चरणदास जी ने की थी। कौन से संत ने की? चरणदास जी ने की। और चरणदास जी ने यह आक्रमण की भविष्यवाणी कौन सी सन में की थी? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में यह भविष्यवाणी हुई थी। नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान का शासक था। इस समय भारत का शासक मोहम्मद रंगीला था, उसको यह भविष्यवाणी की थी। तो चरणदास जी के मेले का आयोजन की बात करें कि इसके मेले का आयोजन कब होता है? तो बसंत पंचमी के दिन होता है। इसके मेले का आयोजन कब होता है? बसंत पंचमी के दिन इसके मेले का आयोजन होता है। बसंत पंचमी का त्योहार मनाया कब जाता है? तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। चरणदास जी ने चरणदासी पंथ जो पंथ चलाया था उसमें कितने नियमों का पालन होता है? 42 नियमों का पालन किया जाता है। 42 नियमों का पालन किया जाता है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो इसकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। इसकी प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय किसने चलाया था? अलखिया संप्रदाय लालगिरी, संत धन्ना जी, संत मावजी, संत पीपा जी। संत मावजी का बात करें संत पीपा का संबंध तो गागनौर दुर्ग झालावाड़ से था। गागरोन दुर्ग झालावाड़ से इसका संबंध था। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से था। संत धन्ना जी का संबंध टोंक से था। लालगिरी का संबंध तो कहां से था? चूरू से था, जबकि जन्मभूमि इसकी चूरू थी, जबकि कर्मभूमि बीकानेर का था। और प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? तो लालगिरी ने चलाया था अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय का केंद्र कौन सा था? अलखिया संप्रदाय का केंद्र था बीकानेर। अलखिया संप्रदाय का केंद्र कौन सा था? बीकानेर। अलखिया संप्रदाय का केंद्र था बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत
किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो किस व्यक्ति ने की थी? संत धन्ना जी ने की थी। किस व्यक्ति ने की? संत धन्ना जी ने इस संप्रदाय की राजस्थान में भक्ति आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत। संत धन्ना जी का संबंध की कौन से गांव से था? दुहन गांव। दुहन गांव टोंक से इसका संबंध रहा है। संत धन्ना जी के गुरु का नाम रामानंद जी है। संत धन्ना जी का मंदिर बोरनाडा जोधपुर में, और संत धन्ना जी की छतरी है टोंक में। संत धन्ना जी प्रमुख रूप से पंजाब के लोकप्रिय देवता, प्रमुख रूप से पंजाब के क्या हैं? लोकप्रिय देवता हैं। पंजाब के क्या हैं? प्रमुख लोकप्रिय देवता। संत पीपाजी का संबंध है गागरोन दुर्ग झालावाड़ से था। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से था। संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ भी चलाया था। लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है? नारायणी माता का मंदिर अलवर जिले में है। नारायणी माता का मंदिर कौन से जिले में है? अलवर जिले में। केला देवी का मंदिर कौन से जिले में है? करौली जिले में। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, और इसी देशनोक की स्थापना 1419 ईस्वी में करणी माता ने की थी। जीर्ण माता का मंदिर कहां है? रेवासा गांव। रेवासा गांव सीकर। रेवासा गांव सीकर। लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है जीर्ण माता का। किसका है? जीर्ण माता का सबसे लंबा गीत है। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण सांबर के चौहान शासक है सांबर के चौहान शासक है पृथ्वीराज प्रथम के सामंत मोहिल हेटेड या के हेटेड ने करवाया था। जीर्ण माता का मेला एक वर्ष में 2 बार लगता है। नवरात्रों में लगता है, चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। जीर्ण माता के बचपन का नाम जयवंता बाई था। जयवंता बाई। जीर्ण माता के भाई का नाम हरस था। जीर्ण माता का जन्म धांधु गांव या धुंधु गांव चूरू में इसका जन्म हुआ था। जीर्ण माता के ऊपर 2003 में एक फिल्म बनाई गई थी, जिस फिल्म का नाम था जय जय। जिस फिल्म का नाम क्या था? जय जय। उस फिल्म का नाम था। सीरवी जाति की कुल देवी है कि सीरवी जाति की कुल देवी कौन है? तो सही आंसर क्या है? आई माता। सीरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। आई माता के मंदिर है। आई माता का मंदिर कहां बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता का मंदिर कहां है? बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। आई माता का संबंध
मूलतः आई माता गुजरात की रहने वाली थी, भीखा डाबी की पुत्री थी। आई माता के गुरु का नाम रामदेव जी था। रामदेव जी आई माता के गुरु का नाम था। आई माता ने 11 डोरा पंथ की स्थापना की। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता के छोटे मंदिरों को बढ़ेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढ़ेले कहा जाता है। तो सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इसका संबंध गुजरात से था। इसके गुरु का नाम रामदेव जी था। आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया था। आई माता की पूजा नीम के वृक्ष के नीचे की जाती है। आई माता की पूजा नीम के वृक्ष के नीचे की जाती है। आई माता के दीपक से केसर टपकती है। क्या टपकती है रे? केसर टपकती है। तनोट माता का मंदिर कहां बना हुआ है? जैसलमेर में है। सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। ओसिया जोधपुर को 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? कि किस देवी के पीठ की पूजा की जाती है? ये जयवाला माता है। जयवाला माता। जो ये जयवाला माता है, इसका मंदिर जोबनेर जयपुर में है। जोबनेर जयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है जयवाला माता का। बरधाना माता का मंदिर कोटा में स्थित है। हाड़ा चौहान शासकों की हाड़ा चौहान शासकों की कुल देवी है। यहां मुठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। तंत्र मंत्र जो विद्या होती है, तांत्रिक, जो अगर किसी व्यक्ति पर कोई तांत्रिक विद्या करवा दी जाती है तो इसका इलाज होता है। इस बरधाना माता के मंदिर में बताया जाता है ऐसा, बाकी देखा नहीं है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में स्थित है। महामाया माता का मंदिर सील डोंगरी चाकसू जयपुर में है। और किस देवी के पीठ की पूजा होती है? तो ब्राह्मणी माता की। ब्राह्मणी माता के पीठ का ही श्रृंगार होता है और पीठ की ही पूजा की जाती है। बम नृत्य किस क्षेत्र में का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कब किया जाता है? नए फागुन माह में। फाल्गुन माह में नई फसल की खुशी में नई फसल की खुशी में यह नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। इस नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बम रसिया
बमरसिया गीत गाया जाता है। यह नृत्य भरतपुर और अलवर में, अलवर और भरतपुर में यह नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मेवात क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सीठने गीत किस समय गाए जाते हैं? ये रसीले गीत होते हैं, विवाह के समय ये गीत गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर ये गीत सीठने गाए जाते हैं। और ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।